भंवर धारा हानि आपने नाम सुना होगा। ये हमारी क्या होती है, कोर लॉस, आयरन लॉस का एक हिस्सा है, पीएच प्लस पीई। ये एडी करंट लॉस है। एडी करंट लॉस का मैथमेटिकल मैग्नीट्यूड होता है के बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू भी। यहां आप देख रहे हैं एफ मेरी फ्रीक्वेंसी है, टी मेरा क्या है, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन है। क्या है, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन है। भी वॉल्यूम है। बीएम आपकी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। तो आप सब समझ रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पर भी निर्भर करता है, आवृत्ति पर भी करता है, और पदार्थ कैसा है उस पर कौन निर्भर करता है, आपका एडी करंट कोएफिशिएंट के। ठीक है, इसीलिए तीनों पर निर्भर करता है। आंसर क्या होगा, ए नंबर। यहां पूछ रहा है खाली एडी पूछ रहा है, तो हम हिस्टेरिसिस के बारे में कहे जाएंगे। आखिर केई जो आया है, केई कहां से आया है, ये केई तो पदार्थ के आधार पर न लिया जाता है। सभी पदार्थ का क्या होता है, अलग अलग न हमारी एडी करंट कोएफिशिएंट होती है। समझे कि नहीं? तो इसीलिए क्या होगी, तीनों बातों पर यह निर्भर कर रहा है, दिए गए ऑप्शन के सभी पर। और आप जब तक पदार्थ न लीजिएगा तब तक पीआई का कल्पना नहीं कीजिएगा। तो मेरा जो चुंबकीय पदार्थ लिया गया है उसी में नहीं दोनों चुंबकीय लॉस होता है, तो पदार्थ तो दोनों के लिए जिम्मेदार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रांसमिशन लाइनों के, संप्रेषण लाइनों के सब स्टेशन वाले टर्मिनल पर जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है वह कौन सा होता है? तो आपका साहब जी ध्यान रखिएगा, ये मेरा सब स्टेशन का सेक्शन है। ठीक है, अब इस सब स्टेशन के संप्रेषण लाइन पर, यानी यहां से जब आप मान लीजिए भेजते हैं कहीं पर, तो उसमें कितना सिस्टम आपका रहता है, 3 ही फेज वाला रहता है। नेचुरल सी बात है, उसमें आप न्यूट्रल वगैरह की व्यवस्था नहीं करते। जब हमारा ये कहां चला आ जाता है, जब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है तब ना 3 फेज और 4 वायर का यूज करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपका न्यूनतम वोल्टेज वितरण के लिए, या यूं समझ लीजिए कि हमारी वोल्टता वितरण के लिए जब हम कंज्यूमर एंड पर जाते हैं तब ना हम करते हैं किसका, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर का हम यूज करते हैं। और जब मेरा ये वाला है तो ये डेल्टा जो हमको रिसीव हुआ है तो किसी डेल्टे से आ रहा होगा तब ना डेल्टा रिसीव हुआ। तो यानी नेचुरल सी बात है, मेरा क्या होगा, यहां पर तो डेल्टा ही होगा। इस साइड आपका वोल्टेज ज्यादा है तो नेचुरली हमारी क्या होगी, स्टार। तो हमारा साहब जी सब स्टेशन के टर्मिनल पर जो ट्रांसफार्मर होता है कौन सा होता है, स्टार डेल्टा होता है। ठीक है, और डेल्टा स्टार कहां होता है, वितरण सिरे पर। कहां होता है, वितरण सिरे पर। कौन सा वितरण सिरा, द्वितीयक वितरण सिरा, सेकेंडरी वितरण सिरा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के तरफ वह होता है। स्टेप डाउन कर रहा है, घटा रहा है, स्टेप अपो का काम करता है डेल्टा स्टार। हमेशा याद रखिएगा, डेल्टा स्टार स्टेप अप के लिए विशेष रूप से बनाया गया है, उसका स्पेशल यूज है कहां पर, कंज्यूमर के एंड पर साहब जी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, एक ट्रांसफार्मर के शून्य भार हानि में 2 अवयव होते हैं। एकदम सही बात है। नो लोड लॉस जो हमारा है उसका क्या मान होता है, आयरन लॉस कहते हैं, है ना। यही लॉस आपका क्या है, कांस्टेंट लॉस है। इस लॉस के 2 कंपोनेंट याद है, पीएच प्लस पीई है। अब आपसे कह रहा है किस हिस्से में हिस्टेरिसिस होगा, तो ये पीआई कहां होता है, चुंबकीय हानि है यह, और चुंबकीय हानि कहां होगी, जहां चुंबकीय क्षेत्र विकसित होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र कहां विकसित होता है, चुंबकीय कोर में होता है। इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं, कोर लॉस के नाम से भी जानते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए, रेलवे कोई बोला है कि हमको ठंडा प्रदेश में पोस्टिंग दीजिएगा, ड्यूटी बढ़िया से करेंगे। कौन सा सिद्धांत ट्रांसफर उपकरण को कार्यशील बनाता है, यानी ट्रांसफर का वर्किंग प्रिंसिपल कौन सा है? तो सब लोग जानते हैं म्यूचुअल इंडक्शन साहब, सप्लाई देते हैं प्राइमरी को और हमारा ईएमएफ कहां मिल जाता है, सेकेंडरी में, और मेरे सेकेंडरी के साथ इसका कोई सीधा संबंध होता नहीं है। और यहां पर आपकी उत्पन्न होती है E1, यहां होता है E2। सरकार ईएमएफ का इक्वेशन बताइए क्या होता है, E1 बराबर 4.44 φmf N1, E2 क्या हो जाएगा 4.44 φmf N
2 क्या कांस्टेंट है? आप देख रहे हैं कांस्टेंट आपकी फ्लक्स है, कांस्टेंट आपका क्या है साहब? फ्रीक्वेंसी है, और इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो इसीलिए साहब जी ध्यान रखिएगा, हमारे ट्रांसफार्मर में आवृत्ति के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और पावर भी राजकुमार शाह साहब, पावर भी कोई परिवर्तन नहीं होता। चंद्रशेखर नाम है ना, इसमें राजकुमार कर। चलिए, तो क्या होता है, हमारा फ्रीक्वेंसी और पावर हमेशा कांस्टेंट रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न, स्टेप अप ट्रांसफार्मर साहब, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है? N1 से बड़ा N2 होता है, E1 से बड़ा E2 होता है, V1 से बड़ा V2 होता है। इतना ही नहीं विद्यार्थी, I1 बड़ा I2 से होता है, यानी आपकी वोल्टेज क्या होती है? बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, और गौर करिएगा, अगर ऐसे देखें तो V1 I1, V2 I2 के बराबर, लेकिन V1 कम I1 ज्यादा, V2 ज्यादा I2 कम। ओम्स लॉ का पालन ओबे नहीं करता है। सीटी इसको नहीं कहेंगे। ठीक है, यह मेरा क्या है? स्टेप अप ही है। सीटी का उद्देश्य स्टेप अप नहीं है, सीटी का उद्देश्य उच्च मान की धारा को मापना है। ठीक है, हाँ, सीटी को इसी आधार पर बनाते हैं, इसको सीटी नहीं कह सकते। ठीक है, अनर्थ हो जाएगा। सीटी में तो आपको याद है ना कि हम उसका सेकेंडरी को सॉर्टेड करके रखते हैं, और आपको याद है कि उसके साथ 3 से 5 एम्पियर का अमीटर लगाते हैं। यहां वो सब कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप तो विद्वान आदमी हैं, इसलिए इसको सीटी कहना अनुचित हो जाएगा। चलिए साहब, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आकाशीय बिजली गिरने पर ट्रांसफार्मर को पहुंचने वाली क्षति से रोकता है? साहब जी, ग्लूकोज रिले तो आंतरिक फॉल्ट से बचाता है, ब्रीदर तो नमी के प्रवेश से रोकता है, कंजर्वेटर एक्सेस तेल होने पर सेटलमेंट करता है, लेवल बनाने का काम करता है, हॉर्न गैप आपका क्या है? लाइटनिंग एरेस्टर है, जो आसमानी बिजली को अवशोषित करके क्या करता है साहब? अवशोषित करके, ध्यान रखिएगा, सर्ज को अवशोषित करके कहां भेजता है? पृथ्वी में भेजता है, और हमारा ट्रांसफार्मर सेफ और सुरक्षित हो जाता है। चलिए साहब, आइए आगे बढ़ते हैं। अरे सर जी तो बैठा हुआ है टेबल पर, कुर्सी पर, वो तो अपना जगह पर से हिलवो नहीं किया है, तुमको चुटी कैसे काट लिया जी? नहीं सर जी, चुटी काट लिया, हाथ वाली बात है कि कोई विद्यार्थी ने काटा है जी, उसका ना नाम लेगा। तो यहाँ वही हो रहा है। सर जी चालू कर दीजिए, सर जी बंद कर दीजिए। सर जी तो यहाँ है, क्या कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते। कह रहा है ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट का परीक्षण किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए विद्यार्थी जी ध्यान देते हैं। शिव बाबू, आपका ऐसा है कि मैंने तो कई बार कहा है, किसी भी तकनीकी समस्या होने पर आप तुरंत जो है 70 70 177 240 पर वरीय तकनीकी अधिकारी, वरीय तकनीकी अधिकारी मतलब सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, ठीक है, एसटीओ से बात कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आपका आता है, स्ट्रीमिंग की को लेकर के जल्दी बंद हो गया या फिर लेट से हुआ, किसी भी तरह का तकनीकी समस्या आता है, आप सीधा कहिए कि हमको वरीय तकनीकी अधिकारी एसटीओ से बात करवा दीजिए, फिर आपका समस्या सॉल्व हो, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न है साहब जी, तो कह रहा है कि खुला परिपथ टेस्ट किस लिए करते हैं? तो सबको मालूम है कि ओसी टेस्ट हम जो करते हैं किस काम के लिए किया जाता है? ओसी टेस्ट आयरन लॉस की गणना के लिए। एससी टेस्ट किस काम के लिए किया जाता है? कॉपर लॉस की गणना के लिए। ओसी टेस्ट में कौन सा हिस्सा को हम ओपन करते हैं? हाई वोल्टेज साइड को ओपन करते हैं कि लो वोल्टेज साइड को? एचवी को ओपन करते हैं, एलवी साइड कनेक्शन करते हैं। यानी इसमें एलवी क्या होता है? ओपन, सॉरी एचवी ओपन होता है। क्या होता है? एचवी ओपन होता है,
LV साइड आप क्या करते हैं, कंपोनेंट यानी लगाते हैं, आपका अमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर लगाते हैं। और SC टेस्ट में क्या करते हैं, इसमें LV को शॉर्ट करते हैं, HV साइड उपकरण लगाते हैं। तब ना मान लीजिए कि जो भी हमारा लॉस है I²R HV साइड से कैलकुलेट हो ही जाता है। अब बचा खुचा करंट को उधर शॉर्ट करवा करके कम टर्न में जितना भी हो सकता है सबको निचोड़ के कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसीलिए मेरा साहब जी यह एनालिसिस है जिसको याद रखिएगा। अब प्रश्न का उत्तर हो गया C नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए विद्यार्थी जी, बहुत सारे बच्चे की रोज यही समस्या है कि हमको इतना ही नंबर टेस्ट में आ रहा है, समझे कि नहीं। तो इस समस्या के लिए आप परेशान मत होइए, समझे कि नहीं। मतलब प्रतिदिन वही बात होती है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो छोड़ दीजिए। जीवन आपका है, निर्णय आपको लेना है, आप अपने आप के मालिक हैं। तो जो काम में मने नहीं लग रहा उसको करने का कोई आवश्यकता नहीं है। जिसमें मन लग रहा है उसको कीजिए। गंगा में डुबकी लगाने में मन लगता है, डुबकी लगा लीजिए। हल चलाने का मन करता है, हल चला लीजिए। पत्थर तोड़ने का मन करता है, पत्थर तोड़ लीजिए। कोई रोका है आपको जी? देश आजाद है, आप आजाद हैं, अपने मन के मालिक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े आपको जबरदस्ती को कह रहा पढ़वे कीजिए, लेकिन याद रख लीजिएगा जिस दिन पत्थर तोड़िएगा, जिस दिन गंगा में डुबकी लगाइएगा, समझ गए, उस दिन एहसास हो जाएगा कि इससे आसान काम पढ़ना ही था। दूसरा दिन वो करके देख लीजिए, फिर अपने आप आपका सब भूत सही हो जाएगा और फिर पढ़ने में मन लगने लगेगा। समझे कि नहीं। धैर्य रखना पड़ता है तब सफलता मिलती है, एक पल में सफलता नहीं मिल जाती है। आप सब जानते हैं कि मात्र 4-5 सब्जेक्ट को पढ़ के नौकरी मिलता है। काहे 10th किए, काहे ग्रेजुएशन किए, काहे इंटर किए, बचपने से यही 5 विषय पढ़ते। क्या विद्यार्थी जी, मैथ, रीजनिंग, हल्का सा कंप्यूटर, थोड़ा सा ट्रेड, थोड़ा सा जनरल साइंस, थोड़ा सा जीके, बस इतने पढ़ लेते। अब बाकी सब डिग्री फिग्री खत्म कीजिए, खाली यही 5 विषय का शिक्षा चालू कीजिए, बच्चा पढ़ेगा, नौकरी दीजिए, 4 साल में नौकरी करेगा। सबका एक सिस्टम होता है, सबका एक तरीका होता है। स्वाभाविक सी बात है, इतना आसानी से सब कुछ नहीं होता। इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है, हिम्मत रखना है विद्यार्थी जी। आपको 41 नंबर आ रहा है, कोई बच्चा है जिसको -3 आ रहा है, तो आत्महत्या कर लिया क्या? बताइए तो। आप 41 लाके तकलीफ में हैं, आज जो माइनस में ला रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। चुटकी में कुछ नहीं होता है। आप ट्रेड को जीवन में कभी पढ़ते नहीं हैं, आप 3 दिन क्लास ज्वाइन करते हैं, आप सोचते हैं कि हम 100 में 100 उठा लें, सवाल ही नहीं पैदा होता। यहां 5 साल 6 साल से धुरंधर सब है, वो तो 99 नंबर ला ही नहीं पा रहा है कि नहीं है? ईमानदारी से ला ही नहीं पा रहा। यहां 9000 क्वेश्चन रखने के बावजूद भी मामला गड़बड़ा रहा। पहले 6 था, अभी 3000 बार प्लस किया। तो 3 दिन में ये सब नहीं होगा साहब, समय लगेगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, अब मन से पढ़िए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी ट्रांसफार्मर की आरोपित वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए एसी सप्लाई की आवृत्ति को क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है। मतलब V को क्या किया जा रहा है? कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए F को हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जब V को कांस्टेंट मेंटेन करेंगे और F को बढ़ाएंगे, तो उस स्थिति में साहब जी आप याद रख लीजिएगा, आपका कोर लॉस क्या हो जाएगा? डिक्रीज करने लगेगा। क्योंकि V को हमने क्या किया है साहब जी, जब V/F कांस्टेंट रहता है तब इंक्रीज करेगा, और यदि कांस्टेंट नहीं है, एक कांस्टेंट है, एक को बढ़ा रहे हैं, तो मामला कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके मित्र हैं शहनवाज अहमद जी, सऊदी अरबिया में जॉब कर रहे थे। 70,000 का सैलरी मिल रहा था, लेकिन वो नौकरी प्राइवेट था। बट प्राइवेट में जो उनके साथ सम्मान, सेवा, इज्जत मिला, उस इज्जत से उनको समझ में आ गया कि कुछ दिन पढ़ के सरकारी में चले जाएं, वही बढ़िया है। नौकरी छोड़ करके आ गए और तैयारी कर रहे हैं। और ये भी जानते हैं कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 2 साल अभी 70,000 नहीं देने जा रहा, लेकिन फिर भी चले आए साहब। इससे आप समझ लीजिए कि पत्थर तोड़ना ज्यादा कठिन है, पढ़ना ज्यादा आसान है। ये हमेशा के लिए जान लीजिए साहब जी। अगला है पावर ट्रांसफार्मर का जो संरचना है, किसको ध्यान में रख करके बनाया जाता है?
ये दोनों बातें खत्म हो गई। अब यही दो पर आपका कंसंट्रेशन है। साहब जी लीकेज रिएक्टेंस की बात हो रही है। लीकेज रिएक्टेंस मेरा क्या होता है? XL होता है। हम बात कर रहे हैं किसकी? पास है। हमेशा याद रखिएगा साथियों, किस बात को ध्यान में रखकर किया गया है? बिल्कुल भी नहीं, का डिजाइन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही उत्तर है। हाई रिएक्टेंस। अरे साहब जी एक्सेल मेरा ज्यादा होगा तभी ना चुंबकीय सामर्थ्य आपकी क्या होगी? उच्च होगी। चुंबकीय सामर्थ्य उच्च होगी तो कपलिंग उच्च होगी, कपलिंग उच्च होगी तो नेचुरली आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा। तो स्वाभाविक सी बात है एक्सेल मेरा क्या होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए। 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग पर किसी ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन 5% है। 0.9 पीएफ अगर लैगिंग है तो मेरा वीआर कितना होता है? 5%। अगर 0.9 पीएफ आपका लीडिंग हो जाए तो मेरा वीआर नेचुरली क्या होगा? कम होगा, या नहीं तो ऋणात्मक भी हो सकता है। आप सब जानते हैं हमारी लीडिंग स्वभाव, लीडिंग पावर फैक्टर पर ही वोल्टेज रेगुलेशन न्यूनतम या ऋणात्मक होती है। तो हम उत्तर क्या दे देंगे? कम होगी या नहीं तो निगेटिव हो जाएगी। क्या होगी साहब? कम होगी या नहीं तो निगेटिव हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर का संपना टेस्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? संपना टेस्ट करने के लिए दो समान ट्रांसफार्मर की हमको आवश्यकता पड़ती है। युवा साथियों, संपना टेस्ट को एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है? बैक टू बैक टेस्ट। क्या नाम है? बैक टू बैक टेस्ट। इस टेस्ट से किस बात की जानकारी मिलती है? राइज ऑफ टेम्परेचर नहीं प्राप्त होता है, तापमान में वृद्धि की गणना होती है, दक्षता का कैलकुलेशन होता है कि नहीं है? तो टेम्परेचर राइज हमारा हो रहा है, उसकी कैलकुलेशन आपको यहां से प्राप्त होती है। एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने में मदद मिलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में तेल का काम क्या प्रदान करना है साहब? इंसुलेशन और कूलिंग। तो विद्युत रोधन एवं शीतलन दोनों काम है। ट्रांसफार्मर तेल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है? 30 kV प्रति mm इसका क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है साहब जी। ठीक है, इंसुलेशन किसके किसके बीच मेंटेन करती है? प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच मेंटेन करती है। ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता इसकी कम होगी कि ज्यादा होगी? विद्युत का सुचालक होगा कि कुचालक होगा? विद्युत का क्या होगा? कुचालक। याद रखिएगा, विद्युत का कुचालक। उष्मा का बिल्कुल सही जवाब है, उष्मा का सुचालक। हम लोग पैराफिन वेस्ट और नेफ्था बेस्ड ऑयल का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है साहब जी, किसका यूज करते हैं? पैराफिन और नेफ्था बेस्ड ऑयल का यूज करते हैं। आजकल पायरोक्लार का प्रयोग विशेष रूप से किया जा रहा है। PYROCL PYROCLAR। चलिए साहब, ये भोजन में यूज करने वाला है ऑयल। मान लीजिए अगर खत्म हो गया सरसों तेल, ट्रांसफार्मर से निकाल के हल्का बना लेंगे सब्जी, ऐसा नहीं कर सकते हैं? आइए आगे बढ़। दर्द निवारक तेल है। हाँ, चलिए साहब, चोट मोच वगैरह आती है तो वहां पर काम करता है, नहीं विद्यार्थी जी? चलिए, वितरण ट्रांसफार्मर में कितनी कोण हानि होती है साहब? जल्दी बताइएगा। वितरण ट्रांसफार्मर में आप सब जानते हैं भार पर कौन निर्भर कर रहा है? पीसीयू। और वितरण ट्रांसफार्मर हमेशा फुल्ली लोडेड नहीं होता है, तो यहां पर तो कॉपर लॉस लोड के कम होने से नेचुरली कम हो जाता है। लेकिन हमारी जो कोर लॉस है वह उसको हम लोग क्या करते हैं? मिनिमम रखने का प्रयास करते हैं। ये हम इसकी डिजाइन उस आधार पर बनाने का काम करते हैं। तो क्या जवाब दीजिएगा? हमारी वितरण ट्रांसफार्मर में कोर हानि पूर्ण भार पर ताम्र हानि से अधिक होती है, पूर्ण भार पर ताम्र हानि से कम होती है। ये वाला गलत, ये वाला गलत है। ए और सी में आपको चुनना है। विद्वानों जरा चुन के बताइए, सी के पक्ष में कितना आदमी है जी? साहब जी, मैं आपको एक छोटा सा आंसर बता देता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कोर और कॉपर लॉस का अनुपात
1:3 होता है। अब जरा सा बता दीजिए कौन सही है। जब 1:3 हम कहिए दिए तो मेरा आंसर कौन सही है? सी सही है। फुल लोड पर कॉपर लॉस से कम कौन होता है? आयरन लॉस होता है। ठीक है कि नहीं? चलिए, इसकी वितरण ट्रांसफर की दक्षता किस लोड पर मैक्सिमम होती है सरकार? 50% पर। कितने पर साहब जी? याद रखिएगा, 50% लोड पर इसकी दक्षता मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। चलिए, 50% लोड पर क्या होती है? इसकी दक्षता अधिकतम होती है। चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी जी। 3 फेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो पावर हाउस में इंस्टॉल किया गया है, ट्रांसमिशन लाइन के आरंभ होने से ठीक पहले वह कौन सा कनेक्शन वाला होता है? पावर हाउस में एस्टेब्लिश किए हैं। पावर हाउस में क्या काम होगा साहब? स्टेप अप होगा। क्या होगा? पावर हाउस में वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा। कौन सा ट्रांसफार्मर इनपुट से आउटपुट में बढ़ाने का काम करता है? डेल्टा स्टार। कौन सा करता है साहब जी? डेल्टा स्टार। तो स्टेप अप के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? डेल्टा स्टार का। यह बनाया ही उसी के लिए गया है। एक विशेष उपयोग है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन में भी करते हैं। इसीलिए आप जवाब कौन सा दीजिएगा विद्यार्थी जी? चलिए बढ़िया से सोचिए विद्यार्थी जी। वितरण में भी होता है और ट्रांसमिशन के प्रारंभन में होता है। हां, नहीं होता है। स्टेप अप हो रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पावर हाउस में हम जो स्थापित कर रहे हैं, तो पावर हाउस में मेरा 11 के भी वोल्टेज जनरेट हुआ है। उस 11 को 132 करना है, उस 11 को 400 के भी करना है, स्टेप अप करना है। उस काम में कौन मदद करेगा? डेल्टा स्टार करेगा। इसीलिए उत्तर यही होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारे ट्रांसमिशन के प्रारंभन में और द्वितीयक वितरण में हम डेल्टा स्टार का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है कि नहीं? जब एक ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में ऊर्जा प्राप्त की जाती है तो उसका डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? जब ऊर्जा प्राप्त होगी तो डायनेमिक रेजिस्टेंस नेचुरली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा साहब? डायनेमिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। पावर खींचिएगा, रेजिस्टेंस बढ़ता है, तभी तो आपका लॉसेस क्या होती है? सेटलमेंट कर जाती है, लॉसेस आपकी बढ़ जाती है। एक ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता और घटाता है। कब साहब? सिर्फ और सिर्फ एसी पर, क्योंकि मेरा ट्रांसफार्मर डीसी पर ऑपरेट नहीं होता है। डीसी पर ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरी प्राइमरी वाइंडिंग सबसे पहले जलेगी। अगर ट्रांसफार्मर को डीसी पर ऑपरेट करेंगे तो विद्यार्थी जी प्राइमरी वाइंडिंग सबसे पहले जल जाएगी। आइए विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न कह रहा है रूपांतरण गुणांक यानी के का मान 5 है, R1 का मान 0.1 ओम है। साहब आपसे कह रहा है कि हम R1 को अपने घर से कहां ले गए? सेकेंडरी में हम ट्रांसफर कर दिए। जब दूसरे के घर गया, संदेश लेके गया, R1 डैश बन गया। R1 जब R1 डैश बन जाता है तो इसका मान सरकार क्या होता है? के स्क्वायर R1 होता है। सरकार यहां क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर इंटू 0.1, 25 गुना 0.1, 2.5 ओम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी VVI क्वेश्चन है, आउट हो गया है विद्यार्थी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलिए विद्यार्थी जी। इनमें से किसका मूल्यांकन करने में ट्रांसफार्मर पर नो लोड टेस्ट किया जाता है? निर्भर मतलब होता है नो लोड टेस्ट। तो नो लोड टेस्ट से क्या ज्ञात होता है आपको? पीआई का मान मिलता है। पीआई का जब मान मिलता है तो नो लोड के दौरान एक तो लॉस आपको मिल ही गया, आईम्यू जो आपका मैग्नेटाइजिंग करंट है इसकी भी ना कैलकुलेशन हो जाती है। और जब मैग्नेटाइजिंग करंट की कैलकुलेशन होती है तो R0 X0 भी ना हमको मिल जाता है।
स्वाभाविक सी बात है, नो लोड का रेजिस्टेंस, नो लोड का रिएक्टेंस भी कैलकुलेट हो जाता है। साथ ही साथ हमको क्या प्राप्त हो जाती है, एक्टिव कंपोनेंट का भी मान क्या हो जाता है, यह भी ना आपको प्राप्त हो जाता है। नो लोड जब ट्रांसफार्मर की संरचना बनाते हैं तो आप लोगों को याद है ना, I0 यहां पर आपका क्या होता है, ये मेरा क्या है X0, ये R0, इधर IW या IA, इधर आपका IM या I म्यू होता है ना प्राप्त विद्यार्थी जी। तो हमको सारा ना पैरामीटर इससे गणना हो जाती है और साथ में आयरन और लॉस क्या होती है, मिल जाती है। तो क्षमता तो गलत बात है साहब, सिर्फ यही नहीं, क्षति भी और धारा भी दोनों ज्ञात हो जाती है। तो नो लोड टेस्ट हुआ तो लॉस के साथ साथ उस टेस्ट का पैरामीटर सब भी हमको क्या होगा, मालूम चल जाएगा। चलिए विद्यार्थी आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बुकोज रिले का प्रयोग करते हैं साहब कहां पर, वेल्डिंग में, फर्नेस में, वायु कुलित में, तेल शीतलित में। निश्चित रूप से बुकोज रिले मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में लगा होता है। और कंजर्वेटर जैसे ही लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका क्या होगा, बुकोज रिले का जब प्रयोग करिएगा और कंजर्वेटर मेन टैंक के बीच में रखिएगा तो बिना तेल वाला में संभव है, तो क्या होगा, तेल शीतलित ट्रांसफार्मर में कौन से फॉल्ट की जानकारी देता है, आंतरिक फॉल्ट यानी इनसिपिएंट फॉल्ट की जानकारी देता है। कैसा रिले है साहब, गैस एक्चुएटेड रिले है। कितना मरकरी फ्लोटिंग स्विच होता है, 2 मरकरी फ्लोटिंग स्विच होता है, ये ध्यान रखिएगा विद्यार्थी जी, ठीक है। 2 मरकरी फ्लोटिंग स्विच होता है। हल्के फॉल पर अलार्म बजाता है, एक्सेस होने पर सर्किट को बिल्कुल संपर्क रोधित कर देता है। चलिए साहब जी आगे बढ़ें, काफी सेंसिटिव होता है यह। एक ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरा अनुपात कितना दिया है, 1/2 है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि साहब जी प्राइमरी में क्वाइल फेरे को हम 50 हर्ट्ज दे रहे हैं और सेकेंडरी की विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति क्या होगी, तो यानी आपको N1/N2 कह रहा है 1/2, ठीक है। और हमारा प्राइमरी का फ्रीक्वेंसी क्या है, F है। अब आपसे पूछ रहा है सेकेंडरी का फ्रीक्वेंसी। विद्यार्थी जी आप एक बात हमेशा जानते हैं, मेरे ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट का फ्रीक्वेंसी सदैव कांस्टेंट होता है, मेरा पावर सदैव कांस्टेंट होता है। अब 1/2 की जगह 1/20 कर देते तब भी मेरा फ्रीक्वेंसी क्या होता, कांस्टेंट होता। तो जो सप्लाई कर रहे थे वही होगा, यानी 50 ही होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हम लोग अब आप लोग कंप्यूटर का टेस्ट दीजिए।